Hello students, welcome to Faichima classes in collaboration with City Model College. आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट सेगमेंट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर और पावर के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पावर और एनर्जी को किस प्रकार से हम देखते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमारी ये बैटरी है, इसका कोई पोटेंशियल होगा कैपिटल V, इसकी वजह से कोई करंट I फ्लो हो रही है सर्किट में इस तरह से। और यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉक्स है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ है जिसमें उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इस तरह से सपोज ए करंट ऑफ I एम्पियर्स फ्लोज इन द सर्किट 40 सेकेंड, यानी जो करंट फ्लो हो रही है ये इस पूरे सर्किट में आपके t टाइम तक के लिए फ्लो करती है। जब करंट फ्लो होगी तो कोई ना कोई चार्ज फ्लो होगा, तभी आपकी करंट फ्लो होती है, बिकॉज वी नो दैट करंट इज अ चार्ज फ्लोज पर सेकेंड। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो कोई ना कोई चार्ज आपके पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से निकलेगा, वो ए पॉइंट पर इंटर करेगा, बी पॉइंट पर एग्जिट करेगा और वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगा। तो इस तरह से जो चार्ज सपोज यहाँ मूव किया है वो कैपिटल मूव किया है और कैपिटल Q इज इक्वल टू होता है IT। फिर जो वर्क कितना करना पड़ा इस चार्ज को मूव करने के लिए बैटरी के द्वारा, क्योंकि हमको पता है कि किसी चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो होता है W इज इक्वल टू Q इंटू V। यहाँ V पोटेंशियल है जो आपकी बैटरी यहाँ पर दे रही है किसी चार्ज को मूव करने के लिए। यानी बैटरी जो है, जो भी चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल पे है, बैटरी ने उस हर पर कूलाम चार्ज को V एनर्जी दे रखी हुई है। यहाँ पर बैटरी एक एनर्जी सप्लायर के रूप में है जो चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है टू मूव इन द सर्किट। तो बैटरी का पोटेंशियल V है, इसका मतलब ये है कि पर यूनिट कूलाम चार्ज को इस बैटरी ने V जूल एनर्जी दे रखी है। किसी बैटरी का यदि पोटेंशियल 12 वोल्ट की बैटरी है सपोज, तो 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये हुआ कि उस बैटरी ने अपने पॉजिटिव टर्मिनल पर जो चार्ज है उसको 12 जूल एनर्जी दे रखी है पर यूनिट कूलाम, और उस एनर्जी से वो चार्ज जो है आपके सर्किट में मूव करेगा। तो सपोज यहाँ पर चूंकि पोटेंशियल V है और Q चार्ज यहाँ पर मूव किया है और पर यूनिट कूलाम चार्ज को जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है वो V सप्लाई करती है, और जो करंट यहाँ फ्लो हुआ है T टाइम तक, उसमें जो चार्ज फ्लो हुआ है वो Q हुआ है, और इस Q के लिए जो एनर्जी सप्लाई की हुई वो W इज इक्वल टू QV जूल हो जाएगी। तो इस तरह से फिर जो आपका वर्क हो गया QV जूल। तो इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड से हम देखें तो Q की जगह हम IT पुट कर सकते हैं, तो वर्क डन और एनर्जी लिबरेटेड ये हो जाएगी W इज इक्वल टू Q इंटू V, और Q के प्लेस पर रख दिया Q के प्लेस पर रख दिया IT और V आपका ऑलरेडी था, तो W इज इक्वल टू हो गया आपका VIT जूल। अब जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है यहाँ पर, इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, तो सपोज इसका रेजिस्टेंस है आपका R। तो रेजिस्टेंस यदि R है तो जो करंट सर्किट में फ्लो होगी वो डिपेंड करता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR से। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा आपका। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू आप V अपॉन I लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका वर्क डन हो गया W, वो W कन्वर्ट हो जाएगा V के प्लेस पे आप लिख सकते हैं IR, ये जो V लिखा हुआ है इसके प्लेस पे लिख सकते हैं IR। तो फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसी तरह से I के प्लेस पे आप V बाई R लिख सकते हो। I के प्लेस पे V बाई R लिखेंगे तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर आएगा और R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई RT आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह से I करंट फ्लो होने पर T टाइम के लिए जो एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी है या जो एनर्जी डिसिपेटेड है आपकी अक्रॉस द लोड, तो उसका वैल्यू आ गई आपकी
W इज इक्वल टू वी आई टी, या W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। ये तीनों ही फॉर्मूले आपके एनर्जी डिसिपेटेड के हैं, जो एनर्जी सप्लाई की है आपकी बैटरी ने करंट को टी टाइम तक फ्लो करने के लिए। अब ये जो आपकी एनर्जी हो गई, ये तो टोटल एनर्जी हो गई सप्लाइड बाय द बैटरी इन टाइम टी। अब पावर कितनी होगी, उस पावर को यदि हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर पी। अब यहाँ एनर्जी ट्रांसफर का मतलब ये है कि जब आप कोई ना कोई अप्लायंसेस रन करते हैं, जो हमने पिछले केस में यहाँ पे जो लोड लगाया था, ये जो लोड है, इस लोड में आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी किसी न किसी फॉर्म में। सपोज यहाँ पे आपने बल्ब लगाया हुआ है, तो जब बल्ब लगाया है तो जो आपने करंट फ्लो की है थ्रू द बैटरी, यानी जो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई की है वो यहाँ पर लाइट के फॉर्म में कंज्यूम हो गई होगी। तो इस तरह से कितनी एनर्जी पर सेकेंड आपके इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस कंज्यूम हो रही है, एक्चुअली में वो उसी के इक्वल है जो आपकी बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, जो आपने यहाँ पर दी है। इन आइडियल केस इफ नो अदर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वायर्स और इधर उधर कोई खर्च हो रही हो, यदि वो एनर्जी आपको नहीं मानते हैं कि कहीं खर्च हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो आपकी बैटरी ने सप्लाई की है वो आपके जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसी में कंज्यूम हुई है। और इस तरह से जो पावर हो जाएगी, पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, यानी P इज इक्वल टू W बाई टी। अब W क्या होगी, टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, और वही पूरी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अक्रॉस कंज्यूम हो रही है। और W इज इक्वल टू आपने देखा था VIT था, और बाकी और फॉर्मूले भी थे। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, और W इज इक्वल टू आपका V स्क्वायर बाई आर टी था। ये सब आपके I और V के V इज इक्वल टू आई आर के इक्वेशन से ही आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था इसको। तो इस तरह से बेसिक फॉर्मूला W इज इक्वल टू वी आई इंटू टी हो गया, और पावर कितना हो गया, पावर का मतलब हो गया एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, यानी W अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो गया, तो आपका P इज इक्वल टू वी आई आ गया। अब जो यूनिट होगा इसका क्या होगा, यहाँ से जो यूनिट होगा वो हो जाएगा, ये तो वर्क है, वर्क का यूनिट जूल होता है, टी टाइम है, इसका यूनिट सेकेंड। तो पावर इज इक्वल टू जूल बाई सेकेंड, और जूल बाई सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। यानी इस चीज को यदि आप वाट लिखेंगे तो आप कह सकेंगे कि 1 जूल पर सेकेंड जब एनर्जी सप्लाई होती है तो उसको हम लोग कहेंगे 1 वाट। अब इस प्रकार से जो आपकी इक्वेशन थी P इज इक्वल टू वी आई, उसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, वो वाट आएगा, क्योंकि जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट यहाँ पर कहेंगे। अब वी आई को यदि हम और एक्सप्रेस करना चाहें तो V का मतलब हो गया वोल्ट पोटेंशियल, I का मतलब हो गया एम्पियर, तो वाट का मतलब हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर। बाकी ये आपके जो फॉर्मूले थे V इज इक्वल टू आई आर से, उनसे भी आप पावर को आप नए फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने देखा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी, और W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। सो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा फॉर्मूला आपका था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, ये तो हो गया W आपका ऊपर, और W अपॉन टी क्या होता है, पावर, तो T से T कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आ गया। तो ये आपके फॉर्मूले पावर के आ गए। फिर बात आती है कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। हमारे घरों में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है इन डिफरेंट अप्लायंसेस में, उसको हम लोग मेजर करते हैं, और उसके लिए एक यूनिट बनाई गई है, जो जिस यूनिट के बेस पर ही हम लोग जो है कोई ना कोई पेमेंट करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। तो जैसे उसको कहते हैं हम लोग किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक्चुअली में क्या है, तो किलोवाट आवर इज ए बोर्ड ट्रेड यूनिट, जिसको हम लोग BTU या सिंपल यूनिट कहते हैं। जब घर में कहा जाता है घरों में कि कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, या जो बिल आया है उसमें कितने यूनिट की बिजली खर्च हुई, तो एक्चुअली में हम लोग वहाँ पर क्या बताते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि 100 यूनिट बिजली खर्च हुई, या 200 यूनिट, या 500 यूनिट, या 3000 यूनिट बिजली खर्च हुई। तो हर एक यूनिट का मतलब है, पर यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर में
एक्सप्रेस करते हैं। यानी किलोवाट आवर जो वैल्यू है उसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। तो जब हम 100 यूनिट कहते हैं तो 100 यूनिट का मतलब होता है कि जो एनर्जी सप्लाई हुई है वो 100 किलोवाट आवर सप्लाई हुई है। तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर और 100 यूनिट का मतलब 100 किलोवाट आवर। तो इस किलोवाट आवर को एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, ये टोटल एनर्जी है। तो 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी which is dissipated in 1 hour in a circuit when the electric power in the circuit is 1 kilowatt। यानी यदि आपने कोई अप्लायंसेज लिया हुआ है और उस अप्लायंसेज का जो पावर है वो 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट का आपने सपोज एक हीटर लगाया हुआ है, आपने सर्दियों में सपोज आप कोई हीटर लगाते हैं या आपने इंडक्शन कुकर लिया हुआ है, उसकी जो पावर है वो 1 किलोवाट है और आपने उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि पर सेकेंड ये आपका जो हीटर है ये पर सेकेंड 1 किलो वाट एनर्जी, ये तो पावर हो गई, 1 सेकेंड का मतलब हो गया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 1 किलो जूल। 1 किलो जूल एनर्जी आपका हीटर पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है। ये डेफिनेशन हुई आपकी 1 किलो वाट की। आपके हीटर का जो पावर है वो 1 किलो वाट है। इसका मतलब यह है कि वो 1 किलो जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अब मान लिया आपने 10 आवर्स आपका ये हीटर चला तो कितने किलो जूल एनर्जी इसने कंज्यूम की, 10 आवर्स का आपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 आवर्स का टोटल जब एनर्जी होगी, ये आपकी एनर्जी आपके इस हीटर ने कंज्यूम की 10 आवर्स में। अब इसी को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं बीटीयू फॉर्म में, यानी कितने यूनिट बिजली कन्वर्ट की उसको हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है। किलो का मतलब तो हो गया 1000 और आर का मतलब हो गया आर। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, यानी टोटल इसको सॉल्व करें तो ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। तो इस तरह से जो आपका 1 किलोवाट आवर है वो इक्वल हो गया 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को आप जूल भी कह सकते हो क्योंकि P इज इक्वल टू है W अपॉन टी और W इज इक्वल टू क्या है P इंटू टी। तो W या तो वर्क कहिए या एनर्जी कहिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 1 किलोवाट आवर। तो ये एक्चुअली में आपको दिया हुआ है एनर्जी, एनर्जी यानी W दे रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 वाट है तो वाट हो गया पावर और आर क्या है टाइम। तो इस तरह से 1 किलोवाट आवर एक्चुअली क्या है पावर इंटू टाइम है, और पावर इंटू टाइम क्या होता है वो W होता है यानी एनर्जी होती है। तो ये जो 1 किलोवाट आवर है ये एक्चुअली में आपको एनर्जी दे रखी है। तो 1 किलोवाट एनर्जी किसके इक्वल है 3.6 10⁶ जूल के इक्वल है। अब यदि आप कैलकुलेट करना है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई है, कितने यूनिट है, तो ये जो वैल्यू आपने निकाली 1 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। यानी 1 आवर तक 1000 वाट पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट रन करता है तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो होती है 1000 वाट इंटू 1 आवर, यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, और इसको कन्वर्ट करें जूल में तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। अब हमारे घरों में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको यूनिट्स के फॉर्म में लिखें, यानी कितने नंबर ऑफ किलोवाट आवर कंज्यूम हुए। ठीक है, तो उसको लिखें। तो सपोज आई करंट सर्किट में फ्लो हो रही है टाइम t आवर्स तक, और जो पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट है वो V है, तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो कितनी होती है W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का मतलब P इज इक्वल टू VI, हम लोग स्टडी कर चुके हैं पहले। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो इस तरह से पावर की जगह VI और टाइम की जगह T, तो ये आपका हो गया VI वाट और T आपके आवर्स में लिखे हुए हैं। 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आपका जो VI दिया हुआ है ये वाट था, 1000 डिवाइड कर देंगे तो वो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया VI इंटू टी अपॉन 1000
और फिर किलोवाट आवर्स। अब ये किलोवाट आवर क्या हो गया, किलोवाट तो पावर हो गया, आर आपका टाइम हो गया, तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, किलोवाट आवर यूनिट, यानी इतने यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, या ये कहें कि इतने यूनिट किलोवाट आवर आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो किलोवाट आवर कहें या 1 किलोवाट आवर को ही आप यूनिट कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली में हो गए आपके V मतलब हो गया वोल्ट, I मतलब हो गया एम्पियर और T हो गया करंट। यानी कभी भी आपको ये नंबर ऑफ यूनिट निकालने हैं तो कितने वोल्ट अप्लाई है, कितनी करंट वहां पर यूज हो रही है और कितने टाइम तक यूज हो रही है, और अपॉन 1000 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा किलोवाट आवर, ये आप कह सकते हैं यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट, तो ये आपका थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड between the two ends of a 60 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटेलिक वायर। सपोज एक ये आपका मेटेलिक वायर है इस तरह से, और इसकी लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। करंट डेंसिटी इन इट इज फाउंड टू बी 1.1 into 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो करंट डेंसिटी दे रखी है J, दैट इज 1 into 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इन SI सिस्टम। कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा, जो कि रेसिप्रोकल होती है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की, और साथ साथ में करंट डेंसिटी क्योंकि दे रखी है, तो एक रिलेशन हमको पता है, वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका सिग्मा होता है ये आपका कंडक्टिविटी है। तो इस तरह से कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो गया J अपॉन E, इस क्योंकि यहाँ पर हमसे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन E। अब J आपको ऑलरेडी दी मैंने, जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये गिवन है कि यहाँ पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। तो जब पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू होता है E इंटू एल। तो इस तरह से E इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं V बाई एल। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें J अपॉन E, तो J की वैल्यू तो हो गई 1 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और E की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल सकते हैं V बाई एल से। तो V हो गया आपका 3 और L हो गया 60 सेंटीमीटर है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 100 मीटर, और इसको आप 0.6 लिख सकते हैं, 0.6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻8 पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। इस तरह से आपका कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं इस गिवन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वायर्स A एंड B ऑफ इक्वल मासेस। तो सपोज 2 वायर्स हैं, इस तरह से हमने ले लिए। एक ये वायर है आपका, इसका जो रेडियस है, डायमीटर है, वो हाफ है ऑफ द वायर B। सपोज ये वायर A है और ये आपका कोई वायर B है। जो A वायर है उसका रेडियस आपके B वायर के रेडियस से हाफ है, यानी RA इज RB बाई 2। फिर कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर A B 24 ओम। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर A है दैट इज 24 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर B, यानी सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो और क्या क्या दिया हुआ है, इनके मासेस सेम है, यानी मास ऑफ A वायर इज इक्वल टू मास ऑफ B वायर,
लेट सपोज एम है, एंड ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल का मतलब हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है दोनों वायर का है सेम है, क्योंकि दोनों एक ही मेटल के बने हुए हैं, तो इसलिए दोनों के लिए हम मास m और स्पेसिफिक डेंसिटी रो ले सकते हैं। अब r को निकालना है, स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में गिवन है, रेडियस गिवन है, इसका मतलब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, क्योंकि रेडियस का मतलब हो गया एरिया ऑफ ए दैट इज पाई आर ए स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे ही आपका वायर बी है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा दैट विल बी आई बी दैट इज पाई आर बी स्क्वायर। तो एरिया आपका गिवन है। तो यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले को यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट नहीं है, सिर्फ हमारे कंडक्टर्स की डायमेंशंस के बारे में ही यहाँ डिस्कस किया गया है, और डायमेंशंस को लेकर हमारे रेजिस्टेंस का सिर्फ एक फॉर्मूला यही है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यदि हम रेजिस्टेंस ऑफ ए की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए, तो वो रो ले लिया, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस ए वायर ए दैट इज बी एल ए, और एरिया ऑफ वायर ए दैट विल बी ए ए। ऐसे ही आपका दूसरे वायर का रेजिस्टेंस आर बी निकालेंगे तो दैट विल बी आर बी रो, तो रो तो उसका भी उतना ही है, लेंथ बी हो गया और एरिया इसका ए बी हो गया। अब हमको आर ए गिवन है, यहाँ पर जो आर ए है आपका दैट इज गिवन, आर बी हमको निकालना है। सेम मटेरियल्स हैं तो रो इनका सेम आ गया। तो इस तरह से हम देखें तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, आर ए अपॉन आर बी कर दें, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल ए अपॉन ए अपॉन रो आर बी की जगह पर एल बी अपॉन ए बी। रो से रो कैंसिल हो गया और यहां पर आ गया आपका एल ए अपॉन एल बी इंटू ए बी आपका ऊपर चला गया और एरिया ऑफ ए आपका नीचे आ गया। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें हमको मालूम है, आपका आर ए मालूम है, आर बी तो हमको निकालना है, लेंथ ए और लेंथ बी नहीं मालूम है, लेकिन एरिया बी का भी पता है दैट इज पाई आर स्क्वायर बी, और ये एरिया ए का भी पता है दैट इज पाई आर स्क्वायर है। अब लेंथ का रेशियो यदि हमको और मालूम हो जाए तो यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग आर ए को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमको दे रखी हैं उसने कि उनका मास सेम है। तो जब मास सेम है तो मास का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब सेम मटेरियल यानी एम ए इज इक्वल टू एम बी है, और मास का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ ए, एम बी का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ बी, और डेंसिटी मीन्स डी, डेंसिटी ऑफ बी। अब डेंसिटी भी यहाँ सेम होगी, क्यों सेम होगी? क्योंकि जो आपका मटेरियल है वो तो एक ही है, सेम मटेरियल है, बिकॉज ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। तो फाइनली क्या हो गया आपका, इसका मतलब जो दोनों वायर हैं उनका मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो इसलिए उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी हो गया। वी ए का मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। वी बी का मतलब क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी लेंथ। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा आपका एरिया, एरिया से लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, और लेंथ हो गई उसका जो आपको दिया हुआ है एल बी और एल ए। ये एल बी दिया हुआ है, दिया नहीं है, कंसिडर किया है, ये एल ए इसका लेंथ हो जाएगा। इस तरह से यहां से हम देख रहे हैं आपका रिलेशन निकल आएगा एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू, यदि एल बी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए ए। तो इस तरह से आप नहीं, यहां पर देख लीजिए आपका आ गया लेंथ का रेशियो जो है एल ए अपॉन एल बी, जो हमको यहां पर नहीं पता था, एल ए अपॉन एल बी, वो एक्चुअली में ए बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एल ए अपॉन एल बी की जगह ए बी अपॉन ए
रख देंगे। तो इसको रब करके इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अपना इस फॉर्मूले को आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एल ए अपॉन एल बी इंटू ए बी अपॉन ए का यूज करेंगे। तो इसको हम रब कर देते हैं। तो हमारा आ गया था आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एल ए अपॉन एल बी इंटू ए बी अपॉन ए। और हमने निकाल लिया था कि एल ए अपॉन एल बी इक्वल टू है ए बी अपॉन ए के। जब वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका रेडियस तो इसका एरिया यानी पाई आर बी स्क्वायर, ये हो गया ए बी और इसका होल स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ए स्क्वायर मतलब पाई आर ए और ये हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका आर बी अपॉन आर ए टू द होल पावर 4। अब हमको निकालना क्या है, आर बी निकालना है। सो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी को उधर ले जाएंगे और बाकी सारे पोर्शन को आर ए की तरफ ले आएंगे। तो आर बी इज इक्वल टू आर ए और दैट विल बी नाउ आर ए अपॉन आर बी टू द होल पावर 4। अब आर ए आपका गिवन है कितना, 24 ओम, तो 24 ओम हो गया। आर ए अपॉन आर बी क्या हो गया, तो आपको पता है कि आर ए इज इक्वल टू आर बी बाई 2, या ये कहें आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे होल पावर 4। तो दैट विल बी 24 ओम अपॉन 16। इसको आप सॉल्व कर लें तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो 1.5 ओम ये आपका रेजिस्टेंस आ गया आर बी। तो इस तरह से हमने सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये आपके रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इजी क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम एंड दैट विल बी 3 2 5 और 1 6 ओम। तो दिट इज द फर्स्ट आंसर हो गया, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। नेक्स्ट पार्ट है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट से कनेक्ट है। negligible internal resistance obtain the potential drop across each resistor। तो देखिए बैटरी से जो करंट निकलती है वो टोटल सर्किट को एक मानते हुए निकलती। तो पहले तो हमें टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दैट इज ऑलरेडी वी हैव गॉट 6 ओम। तो करंट बैटरी से कितनी निकलेगी, दैट वुड बी करंट ईएमएफ यानी पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल आपको दिया हुआ 12 वोल्ट और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है 6 ओम, क्योंकि बैटरी से करंट हमेशा टोटल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। अब बिकॉज ऑफ ये तीनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई विल बी सेम। तो आपका जो R1 है, R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज इन R1, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो V1 इज इक्वल टू आई R1। तो I तो यहाँ सब में सेम रहेगा 2 R1, 1 ओम कितना है 1 ओम है, तो इसलिए 2 वोल्ट हो गया। इसी तरह से वोल्टेज इन R2 निकाल सकते हैं। वोल्टेज इन R2 निकालेंगे तो V2 इज इक्वल टू आई R2। यहाँ भी आपका करंट सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में आपका करंट सेम होता है। जो करंट R1 में जाएगा
वही करंट R2 में जाएगा, वही करंट R3 में जाएगा और वही वापस आपके निगेटिव टर्मिनल में लौट आएगा। तो इस तरह से R2 में भी वही करंट जा रहा है 2, लेकिन R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये 2 ओम हो गया, तो इट विल बी 4 वोल्ट। तो देखिए फर्स्ट ओम में आपका 2 वोल्ट हो गया, सेकेंड ओम में आपका 4 वोल्ट हो गया, टोटल कितना है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट आपकी टोटल एनर्जी इसने चार्ज को दी थी बैटरी ने, जिसमें 2 वोल्ट यहाँ पर फर्स्ट ओम में स्पेंड हो गई, 4 वोल्ट यहाँ पर स्पेंड हो गई, तो 6 वोल्ट अभी तक स्पेंड हो गई। रिमेनिंग कितनी बची चार्ज की एनर्जी, 12 वोल्ट एनर्जी थी, 6 वोल्ट खर्च हो गई तो 6 वोल्ट बची, तो इसका मतलब थर्ड ओम में 6 वोल्ट होगी। अदरवाइज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि हम निकाल लेते हैं कि वोल्टेज इन R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू I R3। तो I तो हो गया 2 और R3 कितना है 3 ओम, कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से तीनों रेजिस्टेंसेज में अलग अलग एनर्जी हमने यहाँ पर देख ली। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो ये बैटरी का पोटेंशियल है, ये बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है और इस 12 वोल्ट का मतलब ये है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जो भी चार्ज है, यानी पर कूलाम चार्ज पर 12 वोल्ट की एनर्जी है या 12 जूल की एनर्जी यहाँ पर है पर यूनिट चार्ज पे। किसी बैटरी का मतलब यही है कि वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे जो चार्ज है उसको कितनी एनर्जी देती है। तो जब करंट फ्लो होता है तो जैसे यहाँ पर देख लिया, पहले रेजिस्टेंस में वोल्ट 2 जूल पर कूलाम एनर्जी खर्च हो गई, दूसरे रेजिस्टेंस में 4 जूल पर कूलाम एनर्जी स्पेंड हो गई और थर्ड रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट या 6 जूल पर कूलाम एनर्जी स्पेंड हो गई। इस तरह से जो टोटल एनर्जी आपकी बैटरी ने दी थी 1 कूलाम चार्ज को, यानी 12 जूल, वो अलग अलग रेजिस्टेंसेज में इस तरह से आपकी स्पेंड हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया 31। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 इक्वल रेजिस्टेंसेज each R ohm are connected as shown. Compute the equivalent resistance between the points A and B. तो यहाँ पर हमको इस गिवन क्वेश्चन में देखना है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस निकालना है तो ये देखना हो कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है। तो हमेशा ये देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन ए और बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी अपनी तरफ से लगा लेते हैं। सपोज पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगी वो इस तरह से आई निकलेगी और जब यहाँ पर पहुंचेगी तो आप देखेंगे कि जब करंट यहाँ पर पहुंचेगी तो ये जो वायर है ये इससे कनेक्ट है और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब करंट यहाँ पर सीधे पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 ब्रांचेस दे रखी हैं इस तरह से, तो कुछ करंट इधर भी जाएगी और कुछ करंट इस तरफ भी जाएगी। ठीक है, तो अब ये पता करना है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। तो हमको देखना होता है जो रेजिस्टेंसेज हैं उन रेजिस्टेंसेज के जो दोनों एंड है वो किस तरह से कनेक्ट है। तो जैसे इसको मैं रब करूँ एक बार, जैसे इस रेजिस्टेंस को देखिए और इस रेजिस्टेंस को देखिए, इस रेजिस्टेंस का भी ये एंड आपके इस रेजिस्टेंस के इस एंड से मिला हुआ है, यानी इन दोनों रेजिस्टेंसेस के एक एंड सेम पॉइंट से मिले हुए हैं, क्योंकि इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इस वायर के होने या ना होने का या डायरेक्ट इस पॉइंट के यहाँ जुड़े होने का एक ही मतलब है। क्योंकि जब तक आपके वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता तब तक वो पॉइंट आप यहाँ 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 हर पॉइंट आपका एक जैसा है, क्योंकि इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और इसका मतलब है ये कि जो डी पॉइंट है वो डायरेक्टली इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आपका डी पॉइंट डायरेक्टली इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम एक दूसरा फिगर जनरेट कर सकते हैं उसको इस तरह से, जैसे ये ए पॉइंट, फिर उसके बाद इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इससे जो हमारा रेजिस्टेंस आर ये वाला है ये ऐसे बना हुआ है। अब इसी रेजिस्टेंस के इस पॉइंट को हमने जोड़ रखा है सी डी वाले रेजिस्टेंस से।
तो ये पॉइंट तो हो गया आपका ये, और यही पॉइंट आपका जुड़ा है डी से, तो यानी यही पॉइंट आपका डी भी हो गया, क्योंकि डी पॉइंट जो है आपका इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट और डी पॉइंट ये सेम पॉइंट कहलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, और कंडक्टिंग वायर से जुड़े होने की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम होंगे, इसलिए दोनों ही पॉइंट सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। तो एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। पहले हमने ए को बनाया, फिर इस पॉइंट को बनाया, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक वायर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो गए, डी हो गया। डी पॉइंट से ये रेजिस्टेंस आपका जुड़ा है, तो हमने एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये हो गया सी डी, और फिर सी पॉइंट आया है, तो सपोज ये सी पॉइंट आ गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है डी से सी के बीच का, और डी पॉइंट जो है ये डी पॉइंट इसी जगह पर माना जाएगा क्योंकि आपका एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है। अब इस वाले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये पॉइंट तो डी पॉइंट हो गया क्योंकि ये आपका डी पॉइंट वायर से जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है आपका डी से सी के बीच है, तो यानी ये रेजिस्टेंस आपका डी से सी के बीच हो गया। तो इस तरह से इस वायर को भी हमने बना लिया। अब आ जाइए सी पॉइंट की बात करें, तो सी पॉइंट पर देखिए दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, एक ये तो ये वाला हो गया, और एक ये रेजिस्टेंस जो कि ये वाला हो गया। तो इस तरह से दोनों रेजिस्टेंस जो है, दोनों के जो आइदर साइड के एंड पॉइंट्स हैं वो सेम पॉइंट पर जुड़ रहे हैं। फिर आप देखिए सी पॉइंट सीधे इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है बी से, तो सी पॉइंट और बी पॉइंट एक ही हो गए, यानी जहां पर सी पॉइंट है वहीं पर आपका बी पॉइंट भी है, और बी पॉइंट से आपका आर जुड़ा हुआ है डी तक, तो बी पॉइंट से आर जुड़ा हुआ है डी तक। तो इस तरह से आपके तीनों जो रेजिस्टेंस हो गए वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो यहाँ पर all three resistances are in parallel combination. All three resistance are in parallel combination. तो कितना आपका रिजल्टेंट हो जाएगा रेजिस्टेंसेस का, तीनों सेम रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट आपका डी हो गया और ये सी और बी दोनों हो गए, और सारे रेजिस्टेंस सेम है। जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़े हैं तो 1/R नेट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ पर सभी इक्वल हैं तो ये हो जाएगा आपका 3/R, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया आपका R/3। तो इस तरह से यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस R/3 हो गया। तो जब कभी भी आपको पैरेलल देखना होगा तो पहले तो यही देखते हैं कि हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके पॉइंट जो एंड्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं। यदि एक ही तरफ से कनेक्ट है तो वो पैरेलल हैं, जैसा कि यहाँ पर देखा। दूसरा, यदि कंडक्टिंग वायर कहीं कनेक्ट है तो कंडक्टिंग वायर का कोई मतलब नहीं होता, या यूँ कहें कि कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए जिन पॉइंट्स को कंडक्टिंग वायर जोड़ रहा होता है वो पॉइंट्स एक ही जगह पर आप ड्रा कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने डी को ड्रा किया और फिर सी और बी पॉइंट को भी एक ही जगह पर लिया क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए थे। यहाँ पर आपका जो सी पॉइंट है और बी पॉइंट है ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सी पॉइंट और बी पॉइंट एक ही जगह पर कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे ही आपका जो डी पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा था, इसीलिए ये पॉइंट भी एक ही जगह पर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लिए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। कुछ और क्वेश्चंस आप करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे कोशिश करेंगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने को देने के लिए, तो इनको कॉपी करिए। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।